नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आईपीएस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो इन दिनों बेहद चर्चा में है। आईपीएस अफ़सर हैं महोबा के तत्कालीन एसपी रहे मणिलाल पाटीदार। मणिलाल पाटीदार वो आईपीएस अफ़सर हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई ना जानता हो, क्योंकि वो इतने चर्चित रहे कि एसपी होने के बाद उन्हें आजकल जेल के पीछे रखा गया है और उनके खिलाफ तब मामला बना जब उन्होंने एक क्रशर व्यापारी से रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस अफ़सर हैं। लेकिन 2014 बैच के आईपीएस अफ़सर जब महोबा में तैनात थे, एसपी रहने के दौरान उन्होंने वहाँ के एक क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के से उन्होंने रिश्वत माँगी थी और रिश्वत माँगने के बाद उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ये मामला है 2020 का। जी हाँ, महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि उनसे जून 2020 से क्रशर चलाने के को लेकर के तत्कालीन महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार ने जून से लेकर के हर महीने 6 लाख रुपए की मांग की है। लेकिन जब इंद्रकांत त्रिपाठी इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं हो पाए, तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा और लगातार पीड़ित करने के चलते इंद्रकांत त्रिपाठी परेशान रहते थे और उन्होंने इस चीज़ को लेकर के जब वो बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने 8 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया पे एक अपना वीडियो पोस्ट किया कार से चलने के दौरान और कहा कि हमको परेशान किया जा रहा है एसपी के द्वारा और हमसे 6 लाख रुपए हर महीने की रिश्वत मांगी जा रही है और मुझे पीड़ित किया जा रहा है। जिस दिन उन्होंने ये वीडियो वायरल किया, उसी दिन उनके ऊपर हमला होता है और उन्हें वहाँ से लाकर के महोबा के अस्पताल में रखा जाता है। फिर उन्हें कानपुर के अस्पताल में जिला अस्पताल में रेफ़र किया जाता है, जहाँ 13 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो जाती है। जब इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो जाती है, तो उनके भाई रविकांत त्रिपाठी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं और शिकायतें करते हैं कि उन्होंने उनके भाई की जान ले ली। इस मामले को तूल पकड़ते ही तत्कालीन डीआईजी के आदेश पर वहाँ के दो थानेदारों के खिलाफ और मणिलाल पाटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और 16 जनवरी 2020 को ये मुकदमा कागजों में पंजीकृत हो गया। इस मामले के दर्ज होते ही मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करती, इसके पहले ही वो फरार हो गए, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को जो भी इसमें संलिप्त थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मणिलाल पाटीदार लगातार फरार रहे। पुलिस उनके तलाश में खाक छानती रही, जगह जगह दबिश देती रही, लेकिन मणिलाल पाटीदार पुलिस के लिए एक गुमसुमा तलाश बनकर रह गए और मणिलाल पाटीदार को पुलिस खोज नहीं पाई। 2 सालों तक जब मणिलाल पाटीदार नहीं मिले, तो मणिलाल पाटीदार के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई गई और धीरे-धीरे करते ये इनाम की राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। जब 1 लाख रुपए की इनामी राशि बढ़ी और मणिलाल पाटीदार पर दबाव बढ़ा और पुलिस पर भी ये तमाम सारे आरोप लगने लगे कि पुलिस जानबूझ करके मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तब मणिलाल पाटीदार ने 29 अक्टूबर 2022 को लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। 29 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने सरेंडर किया, तब भी मणिलाल पाटीदार के बारे में सब कुछ इतना हास्यास्पद है और दिलचस्प है कि ये एक रोचक कहानी है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी की कितनी मदद कर सकती है। मणिलाल पाटीदार को जब तलाश नहीं किया गया, उसके बाद उन्होंने खुद सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उन्हें रिमांड पर लिया गया 6 घंटे के लिए और उनसे पूछताछ की गई, तो पुलिस उनसे पूछताछ में जिस डायरी का जिक्र इंद्रकांत त्रिपाठी ने किया था, वो डायरी नहीं बरामद करा सकी। पूछताछ में सिर्फ पुलिस को उनका मोबाइल बरामद हुआ, जिस पर से जो मणिलाल पाटीदार चलाते थे, और उसको लेकर के इसके अलावा बाकी और कुछ भी राज मणिलाल पाटीदार से पुलिस नहीं उगलवा सकी और वापस उन्हें जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि जिस मामले में मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया गया था, वो मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आता है, यानी एंटी करप्शन का। और एंटी करप्शन के मामले में एक नियम होता है
कि जिन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें मणिलाल पाटीदार को 10 वर्ष तक की कैद हो सकती थी। लेकिन मणिलाल पाटीदार जेल में भी कितने दिन रह पाए, ये पुलिस ने लगता है कि मन बना लिया था। जब 29 अक्टूबर 2022 को पहुंचे तो नियम होता है कि 60 दिन के अंदर पुलिस को एंटी करप्शन मामले में चार्जशीट सौंपनी होती है। अगर पुलिस चार्जशीट 60 दिन के अंदर नहीं सौंप पाती है तो आरोपी को तकनीकी रूप से जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इसी तकनीकी खामी का फायदा मणिलाल पाटीदार ने उठाया और इस मामले में जब 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने सरेंडर किया था तो उनकी जो चार्जशीट थी वो 27 दिसंबर तक जो संबंधित आईओ थे जो जांच कर रहे थे, कानपुर का एंटी करप्शन विभाग उनका जांच कर रहा था, उनके जो विवेचक थे, जांच अधिकारी थे, उनको 27 दिसंबर तक चार्जशीट सौंपनी थी, लेकिन वो 27 दिसंबर के बजाय 6 जनवरी तक भी चार्जशीट नहीं सौंप पाए। और जब 6 जनवरी तक चार्जशीट नहीं सौंप पाए तो मणिलाल पाटीदार ने एक अर्जी डाली कि अब तक मेरे खिलाफ चार्जशीट नहीं सौंपी गई है, लिहाजा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। और उसके बाद वहां पर एंटी करप्शन के जज न्यायाधीश लोकेश वरुण ने उन्हें जमानत दे दी और फिलहाल अब वो इस मामले से बाहर आ गए हैं और अब उनके खिलाफ केस चलेगा और जब सजा होगी तब उन्हें दोबारा जेल के भीतर जाना पड़ेगा। हालांकि मणिलाल पाटीदार एक दो अन्य मामले हैं जिसके चलते वो भी जेल में ही हैं, लेकिन फिलहाल बड़े मामले में मणिलाल पाटीदार को जमानत मिल गई है। इस मामले में कहा जा रहा है कि पुलिस ने कितनी उनकी मदद की या पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी, संबंधित विवेचक ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर के हमने तत्कालीन डीजीपी अरुण केएल गुप्ता से बात की और तत्कालीन डीजीपी आनंद लाल बनर्जी से बात की। मैं उनसे बात करता हूं, आप सुनिए कि क्या वो कह रहे हैं और आप खुद तय करिए कि क्या इस मामले में क्या मामला बनता है और पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं राजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सरिता प्रवास से। कहाँ से? सरिता प्रवास से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। सर ये चीज जानना चाहता हूँ, जो मणिलाल पाटीदार जी को जमानत हो गई है और हाँ हाँ उनको जो है जमानत इसलिए हो गई है क्योंकि पुलिस 3 महीने में अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई है। इस जी बारे में जी आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्योंकि उनको जो है जब गिरफ्तार किया गया था उसके पहले उनके ऊपर लाखों रुपए इनाम घोषित किया गया था और वो जी। फरार चल रहे थे और सिर्फ जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। इसमें आप चूंकि एक्स डीजीपी रह चुके हैं तो डीजीपी जी जैसे पद पर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या मानना है कि क्या ऐसी खामी हो गई कि क्या हुआ ऐसा? अच्छा ऐसा है कि वो हो सकता है कि आईओ जैसे बदल गया हो, एसपी बदल जाता, कभी सुपरविजन में थोड़ा रह जाता है, 3 महीने का पीरियड होता है, नहीं तो बेल के लिए एंटाइटल्ड हो जाता आदमी, है ना। जी। तो उसका फायदा उठाया होगा और पुलिस ने उतना ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है एविडेंस अगर कुछ रह गई कलेक्ट करने में, दूर दराज जाना हो, मान लो उससे प्रॉपर्टी बना लिए राजस्थान में घर में, तो पुलिस को वहां जाके, तो ये अगर होता तो कोर्ट को वो लोग जो है उनको बताना चाहिए कि 3 महीने में जैसे बेल एप्लीकेशन पड़ी तो उसको बताना चाहिए आईओ द्वारा। आईओ एसपी मतलब एसपी कहता है आईओ को जाके कोर्ट में पेश करता है कि साहब 3 महीने हम चार्जशीट नहीं दे पा रहे, थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया जाए, बेल न दिया जाए, तब तो होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी आईओ की। और उसके जो सुपरवाइजर होते हैं, एसपी होता जिले का, हमीरपुर का है ना मामला, हमीरपुर जिले का। जी जी जी। तो एसपी को या फिर कोई सीबीआई या सीआईडी कर रही थी, कौन कर रही थी? ये भ्रष्टाचार निवारण कर रहा था। अच्छा, तो एसीओ के एसपी, जो एसीओ का आईओ है वो सुपरवाइजर होता है ना, एसपी एसीओ, उनको कहना चाहिए कि भाई 3 महीने हो गए हैं इसको, आईओ जा करके कोर्ट में पेश हो, एप्लीकेशन दो, अगर बेल एप्लीकेशन पड़ी हो तो अपना वो बताओ, जवाब दो कि साहब हमें इनकी करप्शन की है, इनका पैसा कहाँ गया, अकाउंट वगैरह कहाँ ट्रांसफर किया है, ये मतलब चेन लिंक उसकी बनानी है, अगर प्रॉपर्टी कहीं खरीदी होगी और वहाँ के राजस्थान का रहने वाला था उधर कहीं, तो वहाँ जाके देखना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो कोर्ट जब फैक्ट्स देखती है ना तो टाइम दे भी देती है, क्योंकि एंटी करप्शन के मामले में बहुत जल्दी बेल वोल नहीं होती है नॉर्मली, होना नहीं चाहिए। जिस तरह से इनाम घोषित किया गया फिर उनको जमानत मिल गई 3 महीने के अंदर, अभी गिरफ्तार। वही तो कह रहा हूँ, पहले कई साल, तो साल 1.5 सन 20 का मामला है सर, नहीं ऐसे ही कुछ, तो साल 1.5 साल से तो भगत, मतलब वो वहीं गायब था कहीं राजस्थान साइड में। हाँ, पुलिस ने काफी मेहनत करिया,
इनाम उनाम तो चलो रहते ही है, पर वो उसे खुद ही सरेंडर किया है शायद कहीं। जी, खुद तो ये सब हाँ, इस बातें हैं। तो सर इसको आप क्या मानते हैं कि ये पुलिस की खामी है या फिर कहीं न कहीं आईओ सुपरवाइजरी अफसर के थोड़ा सा वो नहीं रही सीरियसनेस इस मामले में, या लापरवाही हो गई, जो भी कह सकते हो कि है ना, उतना तो वो नहीं रहे। 3 महीना की पीरियड हो रहा है, हम पूरी एविडेंस कलेक्ट कर लें, चार्जशीट लगा दें, नहीं कोर्ट से और टाइम मांग लें, और कोर्ट अगर जेन्युइन ग्राउंड्स होते हैं ना तो वो हो जाती है, विश्वास भी कर लेती, कन्विंस हो जाती है कि हाँ भाई इसके टाइम बढ़ा दो। तो क्या सर ऐसी स्थिति में क्या संबंधित जो एसईओ जो जांच कर रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब तलब तो होनी चाहिए। जमानत जैसे हो गई, मान लो ऐसा है उसने जमानत के अप्लाई किया होगा उसके डिफेंस काउंसिल ने, तो जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूटर जो होता है सरकारी, वो इनसे मांगता है कि भाई इसकी स्टेटस रिपोर्ट दो, है ना, बताओ कि भाई प्रोग्रेस कहाँ है, ये जमानत को क्या कैसे अपोज करें। तो ये सब मटेरियल जो होता है ये आईओ देता है। भाई सरकारी वकील को क्या पता है कि केस स्टेटस है ना, इसकी तफ्तीश की क्या पोजीशन है। तो ये सब आईओ जो है वो देता है। तो सर अब ये इनकी गिरफ्तारी तो होगी नहीं, क्योंकि अब इनको जमानत हो गई, अब तो केस चलेगा। जमानत तो नहीं, हाँ अब इसमें तो हो गई, जमानत तो हो गई जी। या तो फिर ऐसा करें, हो सकता है लोअर कोर्ट से हुई तो हाई कोर्ट जा सकती, तो वो अगर उन्होंने ठीक से प्लीड नहीं किया हो तो हाई कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट भी कुछ, जो भी हाई कोर्ट होगी वो भी कुछ नहीं करेगी, जमानत हो गई। अभी उनको सोच लेना चाहिए, रिकॉन्साइल करें जल्दी से, वो करें जो भी एविडेंस कमी जो रह गई है एविडेंस कलेक्ट करने को, चार्जशीट में जो ये चूंकि नियम से जानना चाहता हूँ, आपको ज्यादा जानकारी होगी कि जैसे मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य हम कलेक्ट कर रहे थे, साक्ष्य नहीं पूरे हो पाए, इसलिए तो जब तो कुछ साक्ष्य सबमिट कर सकते थे तो चार्जशीट में, बाद में तो सप्लीमेंट्री दाखिल हो जाती है। मैं कह रहा हूँ वही है कि हमने साहब ये 3 महीने के भीतर जो है हमने इतनी साक्ष्य इकट्ठा करी, बहुत है, वो सामने रख दें कि साहब इतनी साक्ष्य और रह गई ये कलेक्ट होने को, है चार्जशीट नहीं तो फिर कई दफे चार्जशीट और सप्लीमेंट्री ये भी देते रहते हैं कि एक इनिशियल चार्जशीट थोड़े, अगर कई धाराएं हैं ना तो कई धाराएं और कई केस है तो एक केस में लगा देते हैं चार्जशीट कि साहब इसकी कंप्लीट हो गई है, बाकी की हम ढूंढ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, हाँ ये सब कई चीजें हैं उसमें करने की, तो ये पूरी कोई चार्जशीट नहीं है। मान लो कई धाराओं में मुकदमा है, कई केसेस है करप्शन के, तो उतनी चार्जशीट लग सकती है। तो अब ये कहीं ना कहीं रह गई है, तो इसमें ऐसा होता है ना, जब जमानत हो गई तो वो आईओ को मतलब एसपी वहां आएगा, तो वो अल्टीमेटली जाएगा एसपी एंटी करप्शन और एडीजी जो उसके इंचार्ज होते हैं, इंचार्ज एडीजी और डीजी आजकल जो भी हैं, वहां तक जाएगा मामला। वो जवाब तलब आईओ करेंगे कि कहाँ कमी रह गई तुम्हारी, क्यों रहा। ये है बिल्कुल, पुलिस पे तो एक्शन, वो उसमें आईओ की ढिलाई हो सकती है। अगर मान लो लगा हुआ सिंसियरली काम कर रहा है आईओ सुपरवाइजर, उनका जो डिप्टी एसपी या एसपी होगा, तो वो फैक्ट्स वहाँ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी, तो सर ये खामी जो आईओ जांच करा उसकी है कि जो उसके एसपी हैं उसकी है? अब एसपी की तो सुपरवाइजर होता है ना, करने वाला काम जो ग्राउंड लेवल वर्कर कौन होता है, आईओ होता है ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं दोषी एसपी भी होंगे, क्योंकि उनको भी तो इसमें ध्यान होता है। नहीं देखो मैक्स, सुनो वो डिग्रीज की बात है, मैक्सिमम वो तो है खामी किसकी है, आईओ की, उसी को काम करना है और उसको फिर बताना। अगर कहीं रह गया तो पहले अपने इमीडिएट सुपरवाइजर, फिर हायर सुपरवाइजर, पहले आईओ अगर डीएसपी है तो एसपी को बताएगा, अपने ऊपर एसपी के ऊपर डीजी होंगे, इन सबको बताए और फिर जो है वो कहे कि साहब उनसे वो ले ले ऑर्डर कि क्या करें साहब इसमें, कि साहब कोर्ट में जाके ये बता दो, अपने प्रोसिक्यूटर का जो वकील है उसको ये एविडेंस दे दो। तो वो अगर किया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट ने किया, कोर्ट के ऊपर तो कुछ कोई कह नहीं सकता। और अगर यहीं से ठीक से गवाही नहीं दिया गया, एविडेंस नहीं दी गई, इसको डिफेंड ठीक से नहीं किया कि बेल नहीं होना चाहिए, अगर ठीक से फैक्ट नहीं रखे गए, तब तो आईओ फिर उसका सुपरवाइजर तो थोड़ा लेसर डिग्री पे आएगा ना, आईओ मैक्सिमम लेसर डिग्री पे और हायर ऑफिसर आएंगे। बिल्कुल सबकी गलती तो कई सभी की होगी। जी सर, थैंक यू सर, सरिता प्रवास से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो सर नमस्कार, राजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सरिता प्रवाह अखबार से। किससे? सरिता प्रवाह से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। सर एक चीज जानना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए आपसे
कि जो मणिलाल पाटीदार जी को जमानत हो गई इसलिए कि जो है पुलिस अपनी विवेचना 3 महीने में नहीं शामिल कर पाई, तो इस नाते हुई तो चूंकि आप डीजीपी जैसे पद पर हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या वजह है, क्योंकि मणिलाल पाटीदार को बड़ी मुश्किल से गिरफ्त में लाया गया था, उन्होंने सरेंडर किया था 3 महीने। तो ऐसा है जी सर, ये सरासर जो भी आईओ रहा हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहा हो, उसकी कमी है जी, और उसके सुपरवाइज जो उसको कर रहे थे उनकी कमी है जी, ये बिल्कुल कमी के चलते हुआ है और कोई बात नहीं जी। तो सर ऐसे लोगों पे जो कमी हुई थी, 3 महीने 90 दिन का होता है और उन्होंने ये कहा कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे, साक्ष्य पूरे नहीं कर पाए, इसके चलते उनकी जमानत हो गई है। तो आप इसको क्या मानते हैं, मतलब कि जो है अब उन पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? पाटीदार जैसा आदमी जिस पर लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था और तभी पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, उन्होंने खुद सरेंडर किया था। क्या पुलिस की मिलीभगत है या कुछ जानबूझ के किया गया या फिर ऐसा होता है? नहीं, देखिए पुलिस की मिलीभगत तो नहीं हम कहेंगे, मगर जो लैक ऑफ जिसको कहते हैं कि मतलब जिस तरह से होना चाहिए वो कुछ किया नहीं इन लोगों ने जी। तो सर क्या अब इन पर कोई कार्रवाई बनती है अगर आप जैसे डीजीपी थे? आईओ पर कार्रवाई बनेगी, आईओ जो है जी उस पर कार्रवाई बनेगी जी। तो क्या ये कुछ ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि मिली भगत है या कुछ ऐसा उसको बचाने की कोशिश है या कुछ? हमें तो नहीं लगता, इतना गंद फैलाता है इस पूरे मामले से जी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा। जी कि आप इतने बड़े पद पर हैं तो क्या सर ये बताइए कि क्या कोई 3 महीने में चार्जशीट में क्या कोई एक भी साक्ष्य नहीं सबमिट कर सकता, क्योंकि जो है जो नियम है उसके मुताबिक तो आप जब साक्ष्य मिलते जाए तो आप सप्लीमेंट्री दाखिल कर सकते हैं।